गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का हमारा पर्यावरण नामक किताब का दूसरा पाठ पढ़ेंगे बेटा। इस पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? बेटा, हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा गतिशील रहती है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि भी जो हमारी पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में, अंदर वाले भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब बेटा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। चित्र 2.1। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप 37 से 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है। इसलिए इसे सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्य सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसलिए इसे सीमे सी सिलिका तथा में से मैग्नीशियम कहा जाता है। अभी जो हमारी पृथ्वी है, जैसे प्याज की एक परत के ऊपर दूसरी परत होती है, उसी तरह जो हमारी पृथ्वी है इसमें भी कई सारी परतें हैं। इसकी सबसे ऊपरी परत को हम बेटा परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सतह में ये 35 किलोमीटर और समुद्री सतह से ये केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई होती है। इसलिए इसे सीएल या सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। और महासागर की परपट्टी मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसलिए इसे सी से सिलिका और में से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। अब वही जो परपट्टी जो ऊपरी परत है उससे नीचे वाली जो परत होती है उसे मैंटल कहते हैं, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। और उसकी नीचे वाली जो परत होती है, उसे नीचे वाली जो आंतरिक परत होती है उसे हम क्रोड कहते हैं। क्रोड जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दबाव काफ़ी ऊंचा होता है। अगर भाई जो हमारी तीसरी परत है क्रोड, तो उसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकल व लोहे की बनी होती है। इसे नीफे कहते हैं। नी का मतलब निकल तथा फे का फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दबाव काफ़ी ऊंचा होता है। बेटा, अब हम पृथ्वी का आंतरिक भाग, इस फोटो जो चित्र दिखाया गया है ना, इसमें उसके बारे में जानेंगे। जो सबसे ऊपरी परत है ये सबसे ऊपर दिखाई गई है परपट्टी। उसके बाद दूसरे नंबर की है ये मेंटल और तीसरे नंबर की जो है वो है क्रोड। अब बेटा हम इस दूसरे चित्र में जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें महाद्वीपीय परपट्टी और महासागरीय परपट्टी के बारे में जानेंगे। ऊपर देखो ये है महाद्वीप, उसके साइड में दिखा रखी है महाद्वीपीय परपट्टी। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, ये है नीले रंग के महासागर और इसके नीचे दूसरी साइड में ये है बराबर में महासागरीय परपट्टी।
क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। दूसरा तथ्य, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब बेटा हम सेल एवं खनिजों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। अभी जो हमारी पृथ्वी की परपट्टी है, ऊपर वाला जो भाग है बेटा, तो वो अनेक प्रकारों की सेलों से बना हुआ है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंगों, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। अगभी मुख्य रूप से जो सेलें हैं वे 3 प्रकार की हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बनी सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। अब भाई जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और वो जो ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार से बनी हुई सेल को हम आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पे अंतर्वेदी सेलें और बहिर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्षिण पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अभी जो ज्वालामुखी अंदर से गर्म जो लावा बाहर निकलता है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर जब आता है और ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आने के बाद बहुत तेज़ी से ठंडा होना शुरू हो जाता है और ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार बनी हुई सेलों को हम बाह्यवेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों की होती है, मतलब छोटे छोटे दानों से बनी होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट और दक्षिण का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के बाहर नहीं आ पाता और वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार की बनी हुई सेलों को हम अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर
चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों पर रहते थे के जीवांश भी हो सकते हैं। अकभी जब सेलें कई बार लुढ़क कर या चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं बेटा। ये अवसाद हवा, जल के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जमा होते रहते हैं। इस प्रकार से जो अवसाद दबकर एक कठोर सेल का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार की सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर जो है वो रेत के दानों से बनता है। इन सेलों पर पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहते थे के जीवांश भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अकबई जो आग्नेय सेल हैं, अवसादी सेल हैं, वे उच्च ताप एवं दबाव के कारण उनका रूप बदल जाता है। उन्हें हम कायांतरित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में, और चूना जो होता है वो चूना पत्थर वो संगमरमर में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, मतलब ऊपरी जो परत है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शब्द की उत्पत्ति। इग्नियस लैटिन शब्द इग्नस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। शब्दावली में जीवांश सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवांशम कहते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का प्रयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठो, चिबड़ी, किटकिट और 5 पत्थर गिट आदि में। अकबई सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इन कठोर सेलों का प्रयोग हम सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और इमारत बनाने के लिए करते हैं। और कई पत्थरों का प्रयोग हम खेलने के लिए भी करते हैं, जैसे 7 पत्थरों वाला पिट्ठू खेल होता है और किटकिट खेल होता है और 5 पत्थर वाला गिट्टी खेल होता है। अब बेटा हम ये 2 चित्र दिए हुए हैं, एक है लाल किले का और दूसरा है ताजमहल का। लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन
होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्कर कहते हैं। अगर भाई जब एक सेल दूसरे सेल में बदल जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल चक्कर कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। अगर भाई जो द्रवित मैग्मा होता है जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है वह ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करती है। भाई जब वो आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करती है। ताप एवं दबाव के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती है। जब ज़्यादा ताप और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी सेलें तो कौन सी सेल में बदल जाती हैं? कायांतरित सेल में। कायांतरित सेल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती है। अगर भाई जब ताप और दबाव ज़्यादा होता है तो जो कायांतरित सेल हैं वे दोबारा मैग्मा में बदल जाती हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भाई जो ये मैग्मा है तो ये दोबारा फिर ठंडा होकर आग्नेय सेल का रूप धारण कर लेता है। अब बेटा हम इस चित्र 2.4 में सेल चक्कर के बारे में जानेंगे। भी सबसे पहले ये ऊपर दिखाया हुआ है मैग्मा। जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर बाहर निकल कर आता है और ठंडा होने के बाद ये आग्नेय सेल का रूप धारण कर लेता है। जब आग्नेय सेल चटक कर आपस में टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं तो ये अवसाद या तलछट बन जाते हैं। जब ये अवसाद किसी दूसरी जगह पर जाकर जम जाते हैं तो ये अवसादी सेल का रूप धारण कर लेती हैं। उसके बाद आग्नेय सेल अवसादी सेल उच्च दबाव और तापमान के कारण कायांतरित सेल में बदल जाती हैं और जब बहुत ज़्यादा दबाव के कारण और तापमान के कारण कायांतरित सेल दोबारा से मैग्मा में बदल जाती है। इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। अभी जो सेल हैं वे विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आदि। इनका प्रयोग हम उद्योगों में, औषधि, उर्वरक में भी करते हैं जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इसी के साथ बेटा ये हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर बेटा आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।